हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने कल 2023 का सेट 2 जो कि उसमें 20 विकल्प पूछे गए थे, वो उनमें से हमने केवल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन लिए थे और 10 क्वेश्चन उसके आज ले रहा हूँ, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके जो मैथ्स में 20 क्वेश्चंस बहुविकल्पी क्वेश्चंस आते हैं, उनकी हेडेक आपकी ख़त्म हो गई। तो ऐसे ही हम लोग डेली वीडियोस लाते रहेंगे और हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो अभी तक एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, सारे क्वेश्चन को मैं 1 बाय 1 सॉल्व करवाता चलूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ये आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। तो ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। सिर्फ आपको इसके 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड इन द सेंस प्राइम फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर करना आना चाहिए, जबकि हमारा जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें से एलसीएम एचसीएफ जो इस टाइप के हम लोगों ने सवाल किए थे, उसमें बहुत सारे यही अभाज्य गुणनखंड हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 156 लिया, 156 के हमने फैक्टर कर लिए। तो हमने जब इसको 2 से डिवाइड किया तो 78 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 39 आ गया, फिर जब 2 से डिवाइड किया तो 13 आ गया, फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। अब इसके हमारे प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो हमने 2 की पावर 2 लिख दिया। 3 कितनी बार आया है, 1 बार 3 लिख दिया। 13 कितनी बार आया है, 1 बार 13 लिख दिया। अब आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जिस ऑप्शन में 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड 13 मिले। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्यक क्या होगा। इसी को माध्यक बोलते हैं या इसकी माध्यिका क्या होगी। तो इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट होते हैं, तो इस टाइप के मैं सवाल लेकर आ रहा हूँ और ये 2023 में पूछे भी गए हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आपको इसका एक फार्मूला जो होता है आपको याद होना चाहिए, बहुलक, माध्यिका और माध्य में संबंध। तो हमारा सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। देखिए ये हमारा इसका जो सूत्र है, सूत्र ये लिखा है, बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब जो इसमें वैल्यू दी गई हम लोग उस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे और आंसर हमारा गेट हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है आंकड़े का माध्य कितना दिया गया है, 24। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माध्य। चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो माध्य कितना है, 24 है। और जो बहुलक है, इसमें बहुलक दिया गया है 12। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहुलक, इसमें बहुलक दिया गया है 12। अब हमको क्या करना है, सिर्फ इस सूत्र में पुट करना है। तो बहुलक की जगह लिख देंगे 12 और माध्यिका तो उनको निकालनी, तो माध्यिका को बोलते हैं एम से लिख दिया -2। माध्य की वैल्यू कितनी दी गई है, 24, यहाँ पे रख देंगे 24। ठीक, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 48 हो जाएगा। 48 जब पक्षांतर होकर इस साइड आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 12 प्लस 24 दूनी 48, इधर आएगा तो प्लस का 48 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3m। 48 12 होते हैं, 8 2 10, 60 हो गया, बराबर 3m। 3 से काटो 20 आ गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिस ऑप्शन में 20 हो तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर है हमारा सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड, इट विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एंड 4x + λy = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ था, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसके मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, जब एक भी हल नहीं होते हैं, और जब केवल एक हल होता है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो आई होप आपको, आई एम श्योर आपको पक्का याद होंगे। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और ऐसे ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमसे कॉन्टेक्ट करें। तो इसमें क्या बोल रहा है, अनेक हल कितने होंगे, मतलब अनेक हल हैं तो के का मान क्या होगा। तो
इसके पहले जो मैंने एक वीडियो करवाया था उसमें इसी टाइप से क्वेश्चन आए हुए थे, तो मैंने उसमें जो 3 कंडीशन थी मैंने तीनों कंडीशन को अच्छे से लिखा था। तो आज फिर मैं उन्हीं कंडीशन को रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं सब कॉन्शियस माइंड में आ जाएं। तो हमारा इसमें पहला पॉइंट क्या होता है, यदि 2 रेखाएं हैं, यदि 2 समीकरण हैं, यदि 2 रेखाएं वो आपस में समांतर हैं, एक रेखा ये एक रेखा ये, अगर आपस में समांतर हैं तो ये आपस में जब समांतर होती हैं तो ये आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी। जब मिलेंगी नहीं तो एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, जब टच नहीं करेंगी तो इसके कोई हल नहीं होंगे। तो इसमें क्या मैंने लिखा है, कोई हल नहीं, समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते हैं। और ये निकाय कैसा होता है, असंगत निकाय होता है। जब रेखाएं मिलती ही नहीं हैं तो निकाय असंगत होता है। तो इसकी कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। इसका सेकंड पॉइंट होता है, यदि 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हूँ, ये प्रतिच्छेद का मतलब होता है इंटरसेप्ट, एक दूसरे को कट करें। तो ये रेखा ये एक रेखा ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रही हैं। तो जब एक पॉइंट पर टच करें तो ये आपको ये देखना है कि ये कितने पॉइंट पर टच कर रहे हैं। तो केवल एक पॉइंट है ना, तो इस समीकरण के केवल एक हल होंगे। इसे बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन या अद्भुत सोल्यूशन। इसको बोलते हैं अद्वितीय हल, केवल एक हल होगा, या इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। जो इसकी थर्ड कंडीशन है, तो इसकी थर्ड कंडीशन होती है ये, यदि रेखाएं संपातियों का मतलब होता है ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर लेटी हो, तो इसको बोलते हैं ओवरलैप, मतलब संपाती रेखाएं। जब एक दूसरे के ऊपर कोई चीज़ लेटी होती है तो वो हर एक पॉइंट पर टच करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। तो इस पर कितने हल होंगे, जितने ज़्यादा टच पॉइंट उतने ज़्यादा हल। तो इस पर तो अनगिनत टच पॉइंट है ना, तो इस रेखा के अनंत हल होते हैं। तो अनेक हल होते हैं या अनंत हल होते हैं, इसी को बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होना। निकाय कैसा होता है, संगत होता है, ठीक है। और जो इसकी कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो शायद हमारा जो क्वेश्चन है इसी के बेस पर है, बोले अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो हमें सिर्फ ये वाला सूत्र लगाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र को अच्छे से लिख लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 13 नंबर, ठीक है। तो हम लोग 13 को चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे इक्वेशन है तो इसको हमको उठाकर इस साइड लाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा जो समीकरण है 2x + 3y = 5 है। 2x + 3y = 5। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो वैल्यू बराबर के उधर है उसको उठाकर इधर लाना। तो इसको जब उठाकर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x + 3y - 5 = 0। जो इसका सेकंड इक्वेशन है 4x + λy = 10। 4x + λy = 10। तो इसको भी उठाकर इधर लाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 4x + का λy - का 10 = 0 हो गया, ठीक। अब हमको यहाँ पे कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे जो A1 जो हमारा समीकरण होता है A1x + B1y + का C1 = 0, A2x + का B2y + का C2 = 0 हो गया। अब यहाँ से हमारी A1, B1 और C1, यहाँ से A2, B2, C2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी A1 की वैल्यू कितनी आ गई, x से x काट देते हैं तो एक A1 2 आ गया, y से y खत्म, तो B1 कितना आ गया, 3 आ गया। C1 की वैल्यू आएगी -5, x से x खत्म तो A2 की वैल्यू आ गई 4, y से y खत्म तो B2 की वैल्यू आ गई लैम्डा, और C2 की वैल्यू आ गई -10। जब निकाय संगत होता है और जब अपरिमित रूप से अनेक हल हों तो उसकी कंडीशन अभी मैंने आपको बताई थी। जो उसकी कंडीशन होती है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो A1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 की वैल्यू कितनी है 4, B1 की वैल्यू है 3, B2 की वैल्यू है लैम्डा, C1 की वैल्यू है -5, C2 की वैल्यू है -10। ये तीनों वैल्यू आपस में एक दूसरे के बराबर है। जब तीनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर होती हैं तो हम लोग कोई भी मतलब किसी के भी 2 के बराबर करके सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग इन दोनों को एक साथ लेकर हल करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो हमारे यहाँ से कितना आ गया, 1/2 = 3/λ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैम्डा बन जाए, लैम्डा = कितना आ गया, 3 2 = 6। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें लैम्डा का मान 6 हो।
हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर है हमारा 13 का 6, ये 6 मिल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? यदि क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, यदि cos a इज इक्वल टू 7/25 तो tan a प्लस cot a का मान कितना होगा? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का है। सबसे पहले इसमें आपको आधार, कर्ण और लंब पता होने चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक फिगर बना लेते हैं, तो फिगर से सवाल जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना कौन सा है? 14। सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल बनाएंगे, तो ये आ गया हमारा राइट एंगल। इस वाले पॉइंट को बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण। तो यहाँ पे cos a की वैल्यू दी गई, cos a की वैल्यू है 7/25, तो इसको बोलते हैं आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो गया? 7, कर्ण कितना है? 25। अगर आपको समकोण त्रिभुज के अगर ट्रिपलेट्स याद हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है? 24 हो जाता है, शायद आपको याद होगा। ठीक है, नहीं याद है तो आप इसका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से निकाल सकते हैं। तो हमारे इसमें जो वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू किसकी पूछ रहा है? tan a प्लस cot a की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें यहाँ से tan की वैल्यू कितनी होती है? लंब बटे आधार प्लस cot का होता है आधार बटे लंब। लंब कितना हो गया? 24। आधार कितना हो गया? 7। आधार कितना है? 7। लंब कितना हो जाएगा? 24। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आड़ा बाड़ा और सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 इंटू 24 होता है 576 प्लस 7 7 जा 49 अपॉन, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 चौके 28, 24 सत्ते होते हैं 168। और हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो 9 6 15, 7 4 11 12, 5 1 6, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625/168। ऐसा ऑप्शन देखिए जिस ऑप्शन में 625/168 दिया हुआ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? चलो चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 625/168, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कितना खूबसूरत क्वेश्चन है और बच्चे इसको घबरा कर छोड़ देते हैं, मतलब सोचते हैं कि यार कैसे होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? यहाँ पे दो वृत्त दिए गए हैं, दोनों की अलग अलग त्रिज्या हैं। जो एक वृत्त है उसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, जो दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। बोल रहा है जो दोनों वृत्त हैं अगर उनका अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लें और आपस में जोड़ दें तो जोड़ने पर जो एक बड़ा वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी? सवाल काफ़ी अच्छा है ना। तो चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर है हमारा 15। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। क्या कैसे करना है? देखिए क्वेश्चन नंबर है 15, इसको सॉल्व करना है। यदि दो वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? जो R1 है, जो पहले वृत्त की त्रिज्या है R1 4 सेंटीमीटर है, जो दूसरे वृत्त की त्रिज्या है R2 वो कितनी है? वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। बोला इन वृत्तों के क्षेत्रफल। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले हमें त्रिज्या मिल गई तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, तो पाई ऐसे ही रहेगा। R1 कितना है? 4 का स्क्वायर 16। अब इस वाले वृत्त की त्रिज्या, इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर, पाई इंटू R की वैल्यू R2 की वैल्यू 3। ठीक, तो 3 का स्क्वायर 9 पाई हो गया। अब हमको क्या करना है? क्षेत्रफलों का योग करना है। क्षेत्रफलों का योग करना है तो कितना हो जाएगा? पाई इंटू 16 प्लस पाई इंटू 9। जब हम लोग उनको अच्छे से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 प्लस का 9, 16 9 25 पाई। अब बोला इनको जोड़ने पर जो एक वृत्त बनेगा उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो बोला है योग के बराबर है, तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है।
के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या, और इनका योगफल करो तो एक ऐसा वृत्त बनाओ उसकी त्रिज्या कितनी, जो बड़ा वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर उसको मान लिया, मतलब उसका हमको निकालना है, तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर कर देंगे। इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल और जो ये जो दो छोटे वृत्त थे उनके क्षेत्रफल का योग दोनों को बराबर कर लिया, तो पाई से पाई कट गया, तो 25 बराबर कितना आ गया आर स्क्वायर, स्क्वायर से हटा दिया रूट, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिस ऑप्शन में 5 सेंटीमीटर हो। बात समझ में आई ना। ये सवाल में ये बोल रहा था कि जो दो वृत्त हैं उनकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दी गई हैं। अगर हम इनका क्षेत्रफल निकालें और जोड़ दें, और जो अगला वृत्त है उस मतलब उस वाले वृत्त का क्षेत्रफल और इन दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल अगर बराबर कर दें तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हमने इस मतलब बड़े वाले जो एक वृत्त दूसरा वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकाल दिया, जो दो छोटे छोटे वृत्त थे उनके क्षेत्रफलों का योगफल कर दिया और दोनों को बराबर कर दिया, तो हमारी आर की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें ऑप्शन नंबर 5 मतलब 5 सेंटीमीटर आ रहा हो, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 गया है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल्य क्या होंगे। पहला ऑप्शन है 5,2, अगला ऑप्शन है 5 - 2 -5 2 -5, -2। तो ये तो सवाल बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद जो x की वैल्यू मिलेगी वही हमारे इसके मूल हो जाएंगे। तो शायद मैंने इसकी आपको एक ट्रिक बताई हुई थी, जब भी इस टाइप के सवालों में फैक्टर वगैरह किए जाते हैं तो ऐसे कैसे किए जाते हैं चलिए बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को नोट करेंगे। x² - 3x - 10 = 0। सबसे पहले अगर आपका कोई ऐसा द्विघात समीकरण है जो x² का गुणांक 1 हो और बीच में कुछ भी हो, मैं उससे नहीं मतलब, अगर x² का गुणांक 1 है तो इसकी सिंपल सी ट्रिक होती है, इस सी वाला टर्म होता है ना x² + bx + c, जो सी वाला टर्म है जो लास्ट वाला होता है टर्म जिस पे कुछ नहीं लिखा होता सिर्फ गिनती होती है, तो उसके हम लोग ऐसे पार्ट करते हैं कि जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए। तो 5 दूनी 10 हो गया। हमको माइनस के 3 लाने हैं ना, तो माइनस के 3 कब मिलेंगे, जब हम लोग माइनस के 5 करेंगे, मतलब कि माइनस के 5 करेंगे और प्लस के 2 करेंगे। कर दिया, माइनस के 5 में 2 के तो माइनस के 3 आ गए। अब आपको क्या करना है, इसमें से x फिट कर देना, यहाँ पे x फिट कर देना है, बस ब्रैकेट लगा देना है, खत्म। अब कर लो कंपैरिजन, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी -2। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिस ऑप्शन में 5, -2 हो, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अपनी सारी अगर आप लोग मेरी बहनें देख रही हैं तो अपने सारी सहेलियों को शेयर कर दें, और अगर मेरे भाई देख रहे हैं तो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दें। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे सॉल्व करते हैं। क्या बोला, यदि एक समतल मैदान पर एक मीनार है, देखिए तो हमने क्या किया, ये हमारा देखिए ये हमारा एक समतल मैदान है, हमने इस पर एक मीनार खड़ी कर दी, ठीक है। हम जब इस पर एक मीनार खड़ी की तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मीनार की छाया, तो ये जो मीनार है उसकी छाया यहीं पे तो पड़ेगी। छाया हमेशा किसी भी चीज़ की छाया वो नीचे पड़ती है ना, समतल ज़मीन पर पड़ती है ना, तो ये हो गई उसकी छाया, ठीक, ये है उसकी छाया। अब क्या है, जो छाया की लंबाई है उसकी ऊंचाई की √3 गुनी, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जो छाया की लंबाई है ऊंचाई की √3 गुनी के बराबर है। तो सबसे पहले हमें ऊंचाई तो पता ही नहीं, अगर हमें ऊंचाई पता हो जाए तो छाया ऑटोमेटिक पता हो जाएगी, क्योंकि जो छाया है ऊंचाई की √3 गुना है। सबसे पहले हमने क्या किया, माना मीनार की जो ऊंचाई है वो x मीटर है, ये हमने क्या मान लिया, x मीटर मान लिया, ये वाली x हो गई। तो आधार की लंबाई कितनी हो जाएगी, जो आधार की लंबाई है ऊंचाई की √3, मतलब जितनी ऊंचाई होगी उसमें हम √3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारी ऊंचाई थी x, मल्टीप्लाई कर दिया √3 का, तो हमारा क्या बन गया x √3। जो छाया की लंबाई है वो x √3 है, चलो यहाँ पे रख देते हैं, छाया की लंबाई कितनी हो गई x √3 मीटर। अब आपको ऐसा जो त्रिभुज दिख रहा है आपको समकोण, तो इसमें ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। ऐसा हमें कोई त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए जिसका लंब और आधार में सूत्र बनता हो। तो एक तो होता है tan, एक होता है cot। तो मेन जो होता है हमारा tan, तो tan का सूत्र क्या यहाँ पे लगाएंगे, tan थीटा
इक्वल टू लंब बटे आधार, हो गया लंब बटे आधार। तो tan थीटा, लंब कितना है हमारा x, आधार कितना है x√3, tan से tan खत्म, ठीक, सॉरी x से x खत्म। तो यहाँ पे कितना बचा हमारा tan थीटा बराबर √3। अब आपको ये पता होना चाहिए कि tan में √3 वैल्यू किसकी होती है। तो ये tan में वैल्यू होती है tan 60, tan से tan खत्म, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिस ऑप्शन में कोण 60 डिग्री आया हो। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर, इसमें 60 अंश आ रहा है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या कितनी होगी। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई है 45 सेंटीमीटर और जो उसका व्यास है, ठीक है, जो उसकी मतलब जो वो होता है बेलन, जो उसकी गुलाई है, जो उसकी गुलाई होती है ना, वो बोला 4 सेंटीमीटर वाली, मतलब 4 सेंटीमीटर है। अगर उसको हम पिघला कर एक वो ठोस गोला बनाए, और गोला कैसा होना चाहिए जिसका व्यास हो 6 सेंटीमीटर। तो बोला ऐसे कितने गोले बन जाएंगे। तो सबसे आसान क्वेश्चन, मतलब काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब आप समझ में आएगा आपको तब तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर हम ये करें कि जो बेलन का आयतन उसका आयतन निकाल लें और 6 सेंटीमीटर व्यास वाला गोला इसका अगर आयतन निकाल लें और दोनों आयतनों का अगर हम भाग कर दें तो हमारी संख्या निकल आएगी कि इस बेलन से इतने गोले बन जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 17-18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, जो इसकी बेलन की ऊंचाई दी गई है, तो ऊंचाई हमने लिख ली यहाँ पे, हमारी जो ऊंचाई दी गई है 45 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो हमारा एच की वैल्यू, एच की जो मान हो गया 45 सेंटीमीटर। फिर 4 सेंटीमीटर व्यास, जो ये बेलन होता है ना, इस टाइप का बेलन, ये हमारा हो गया बेलन, ये हो गया बेलन। तो ये जो व्यास दिया गया है ना, ये बोल रहा है 4 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो हमारी त्रिज्या, जो व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख लिया 2r = 4 सेंटीमीटर। और r जब 2 से 2 काटा, 2 दूनी 4, तो हमारी जो त्रिज्या निकाल आई, जो बेलन की त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर निकाल आई। हमको बेलन में त्रिज्या चाहिए होती है ना। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है जो गोला है, मतलब इसको पिघला दिया, पिघलाने के बाद जो इससे गोले बनाने हैं ना, वो 6 सेंटीमीटर व्यास का बनाना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो गोले, हाँ यहाँ पे गोले का व्यास, गोले का व्यास इसको भी मानते हैं 2d, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर है, सॉरी r, व्यास 2r होता है ना, 6 सेंटीमीटर, r 2 3 6, तो जो r की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। तो ये हमारे गोले की त्रिज्या है, तो याद रखना ये गोले की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सूत्र लगाएंगे, संख्या इस बराबर कि कितने संख्या, मतलब कितने गोले बनेंगे। तो सबसे पहले हमको लगाना है बेलन का आयतन, बटे गोले का आयतन। गोले का आयतन हमारा हो गया, ठीक है। तो बेलन, अब इसमें आपको बेलन का आयतन पता होना चाहिए। तो बेलन का आयतन कितना होता है πr²h, ठीक है। और जो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। जो बेलन की त्रिज्या है उसको इसमें रख देंगे, जो गोले की त्रिज्या है उसको गोले के आयतन में रख देंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। बेलन का आयतन यहाँ पे रखेंगे πr²h बटे 4/3 πr³, ठीक है। पाई से पाई कट गया, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है 2 × 2 इंटू ऊंचाई कितनी दी गई है 45 सेंटीमीटर, बटे 4/3 मल्टीप्लाई त्रिज्या, इसकी गोले की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रखेंगे 3 × 3 × 3। अब सिर्फ काटना है, 2 दूनी 4 कट गया, 3 × 9 = 45, 3 से 3 कट गया, तो हमारी गोलों की संख्या कितनी आ गई 5। तो मतलब कि इससे 5 गोले 6 सेंटीमीटर व्यास वाले बनाए जा सकते हैं। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, जिसमें 5 गोले की संख्या आ रही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है
क्वेश्चन ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के जब पेपर में आपके क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ आपको रफली करना है गोले का आयतन, सॉरी बेलन का आयतन बटे गोले का आयतन, ये इतना सब कुछ लिखना नहीं। ये तो मैंने ऐसे बताया है कि अगर ये क्वेश्चन आपके अति लघु में आ जाए, विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आ जाए, तब आपको इस टाइप से सवाल को सॉल्व करना है। बाकायदा सब कुछ लिखना है कि ये वो सब कुछ लिख लेना, बस फिर कर लेना, है ना। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि यदि AD लंबवत हो BC के तो AD² किसके बराबर होगा। हमारा पहला ऑप्शन है 3DC², अगला ऑप्शन है 2DC², और थर्ड ऑप्शन है 3/2DC² एंड फोर्थ वन इज 4DC²। तो ये सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सवाल बहुत ही कम बच्चे लगा पाते हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे और इसकी आप लोग प्रैक्टिस बार बार करते रहिएगा, क्योंकि जब पेपर में आएगा तो आपको डायरेक्ट आंसर टिक करना है, बार बार मतलब वहाँ पे नहीं लगाना है, ताकि मतलब ये आपको घर पे लगाना है बार बार, ताकि वहाँ पे आपको ना लगाना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा एक है समबाहु त्रिभुज, आपको पता है ना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, जो हम केवल लिखेंगे नहीं, ये बता रहे समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माना भुजा कितनी हो जाएगी हमारे A हो जाएगी। हमने A भुजा मान ली तो A हमारा ये भी हो जाएगा, A ये भी हो जाएगा और A ये भी हो जाएगी। लेकिन जो A है, सॉरी जो ये जो BD है BC के परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है BD लंबवत है BC के। तो जब लंबवत है तो ये जो भी मतलब कभी भी जो मध्य बिंदु होता है, जो लंबवत रेखा होती है, वो जिसके ऊपर लंबवत होती है उसे दो बराबर भागों में बांटती है। तो BC के दो भाग हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा A/2, ये भी हो जाएगा A/2। तो हमसे ये बोल रहा है AD की मतलब AD की वैल्यू कितनी होगी। ये हमारा लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो BD है किसके बराबर है DC के, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे BD बराबर है DC के, है ना। और DC की वैल्यू कितनी है A/2। देखिए BD की वैल्यू भी है D/2 और DC की वैल्यू भी है D/2, और दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि पूरी जो भुजा थी वो थी हमारी BC और उसको दो बराबर भागों में बांट रहा है AD। तो इसके दो पार्ट बराबर बराबर हो जाएंगे। तो जितनी हो जाएगी BD की लंबाई उतनी हो जाएगी DC की लंबाई, क्योंकि टोटल थी A, तो हमने डिवाइड कर दिया A/2 से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सूत्र लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो सूत्र हमारा क्या है, देखिए सूत्र है हमारा कर्ण का स्क्वायर मतलब AB² बराबर लंब का स्क्वायर मतलब AD² प्लस आधार स्क्वायर मतलब BD², ठीक है। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा होगा ना, तो ठीक। फिर क्या बोल रहा है AB की वैल्यू कितनी है A है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम AB की वैल्यू कितनी है A का स्क्वायर A² हो जाएगा। AD की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, A2 इज आस्किंग, एंड BD, और BD की वैल्यू कितनी है, BD की जो वैल्यू है A/2 है, A/2 है। जब इसका स्क्वायर कब करना है, देखो A² ये स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, उठा के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का A² बटे 4 इज इक्वल टू AD²। 4 एकम 4 में से गया 3 A² बटे 4 बराबर AD²। जो हमारे देखो वैसे तो हमारा ऑप्शन आंसर आ चुका है, लेकिन हमसे वैल्यू पूछ रहे हैं AD² की, और वो भी काफ़ी घुमा के पूछ रहा है। तो देखिए हमारे ऑप्शन क्या है DC², सारे ऑप्शन DC² में है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो DC की वैल्यू कितनी है A/2 है, दोनों साइड हम लोग इसमें स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा DC² बराबर A² बटे 4। ये जो वैल्यू है A² बटे 4, A² बटे 4 जहाँ दिखेगा वहाँ पे हम लोग रख देंगे DC। तो यहाँ पे हमारा दिख रहा है ना A² बटे 4, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे DC। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे रखना है DC, 3DC² बराबर AD²। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए मैच करते हैं, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो 3DC² बराबर AD², तो AD² की वैल्यू पूछ रहा था, ये हमारी मिल गई। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, इसमें मिला 3DC²। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बच्चे इसको छोड़कर चले जाते हैं या तो फिर इसमें तुक्का मार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है यदि ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु, जो D है BC का मध्य बिंदु है, त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे अधिकतर इसको छोड़कर चले जाते हैं।
तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या, देखो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है, इस वजह से हमने इसको लिख लिया, बस अब केवल हमें एक्सप्लेन करना है, नहीं तो वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। 10 क्वेश्चन के लिए फिर कोई इतना देखता नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 20 क्या बोला है, देखिए जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, और आपको पता है ना समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होती है। जो इसका एक अगला कोण और सा है BDE, वो भी हमारा समबाहु त्रिभुज। इसमें यह बोला है हमारे 2 समबाहु त्रिभुज हैं, और जो कि मतलब 2 त्रिभुज हैं वो भी दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज हमारा ABC और दूसरा त्रिभुज है BDE, ठीक है। अब जो हमारा D पॉइंट है ये BC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDE ये हमारे दोनों कैसे समबाहु त्रिभुज हैं। और समबाहु त्रिभुज में आपको पता है ना प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण बराबर होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। जब तीनों का योग करेंगे तो 180 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अतः इनके तीनों कोण समान होंगे, ये भी बात हमने लिख दी है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसकी सारी भुजा बराबर होंगी और सारे कोण बराबर होंगे। एक हमारा फिर रूल होता है AAA, ट्रिपल ए, एंगल, कोण समरूपता नियम से। जब समरूपता नियम आएगा तो ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BD ये हमारे समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। जब समरूप त्रिभुज होंगे तो हमारा त्रिभुज ABC मतलब इस वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जो बराबर होगा भुजा AB के वर्ग के और भुजा BD के वर्ग के बराबर होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, भुजा AB के वर्ग के और भुजा BD के वर्ग के, ठीक है। दोनों की हमने भुजा ले ली। यहाँ पे त्रिभुज ABC बोल रहा है तो हमने AB ले लिया, ठीक है। इसकी ABC त्रिभुज में AB स्टार्टिंग के दोनों पॉइंट हमने AB लाइन ले ली, और इसमें बोल रहा है BDE तो BDE में हमने BD ले ली। देखा, ये इसकी ट्रिक है। ABC में कहा तो हमने साफ बोल रहा है ना ABC ले लो भाई, AB ले लिया। BDE में BD ले लो भाई, BD ले लिया। इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब बस हमें यहाँ पे भुजा फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB ये भुजा AB होगा बराबर BC के, और BC बराबर होगा AC के, तीनों भुजाएं बराबर कर दिया। अब ये जो हमारा BD है, BD किसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, BC को। BC के बीचों बीच में है ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया BD बराबर BC को आधा कर दिया, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू कितनी हमारी आ गई 2BD। जो BC किसके बराबर है, BC AB AC सारी बराबर है ना, तो हमने BC का मान 2BD लिख दिया। और BC की वैल्यू किसके बराबर है, AB के, AB बराबर BC दोनों इक्वल है ना, तो जो वैल्यू BC की है वही वैल्यू हमारी AB की हो जाएगी। तो जहाँ पे इसमें AB है, AB की जगह हम लोग लिख देंगे 2BD, और BD की जगह तो कुछ लिखना ही नहीं, ऑलरेडी BD है। तो हमने क्या किया, AB की जगह हमने लिख दिया 2BD, तो 2BD लिख दिया। ये BD पहले से, तो BD से BD कट गया। अब बच्चा 2/1, जब इसका स्क्वायर किया तो 4:1 आ गया। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिस ऑप्शन में 4:1 हो, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स सभी के साथ में इसको शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही मेरा मोटिवेशन का जो लेवल होता है वो बढ़ता है। और अभी तो हमारा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, तो जल्दी से जल्दी आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को हमारे मोनेटाइज करवा दीजिए इसी 2-3-4 महीने में। तो जो कि हमको 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करना है और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो ये मेरी एक मतलब बहुत ही प्यारी सी रिक्वेस्ट है। तो आप लोग इतना करिए, और मैं भगवान से दुआ करूँगा आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।